वेलकम टू शिवम्स बायोलॉजी। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में जाना था लाइफ प्रोसेस के अंदर, और फिर हमने देखा था कि न्यूट्रिशन का प्रोसेस दो टाइप्स का होता है मेनली, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऐसा मोड है जहां कि कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड नहीं करता है फूड के लिए, और हेटेरोट्रॉफिक जो है वह ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर या यूं कहें प्लांट्स पर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए। यहां आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। और आपको तो पता है कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उसका सबसे मेन प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। तो यहां इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस के बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, तो देखते रहिएगा लास्ट तक। जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का आप सबको पता है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि ये नाम क्यों पड़ा है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू क्रिएट। लाइट का यूज करके फूड को बनाना, किसके लिए? प्लांट्स के लिए। बिल्कुल, प्लांट्स अपना फूड जो बनाते हैं लाइट की एनर्जी का यूज करके, ये प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। अगर डिफाइन करें इस प्रोसेस को तो क्या कह सकते हैं? इट इज द प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है थ्रू विच plants prepare their food। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं किसका यूज करके? CO2 का और वाटर का। बिल्कुल, by using CO2 and H2O। और किसकी प्रेजेंस आवश्यक होती है? एनर्जी यहां पर मिलेगी किससे? सनलाइट से। और सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल। By using CO2 and H2O in the presence of sunlight and chlorophyll। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, यूज किसको करके? CO2 को और H2O को। और किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। तो आपको इस प्रोसेस का मतलब तो समझ में आ गया होगा। अगर इसे एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में डिनोट करें तो हम लिख सकते हैं कि यहां पर जो रिएक्टेंट्स हैं वो कौन कौन है? CO2 और H2O। और यहां पर प्रोडक्ट्स कौन कौन से बन रहे हैं? ग्लूकोज जो कि फूड है प्लांट का, C6H12O6, और वाटर, और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को। 6CO2, 12H2O, 6H2 एंड 6O2। और यहां पर प्रेजेंस किसकी आवश्यक होती है? सनलाइट की। बिल्कुल, सनलाइट जो है वो क्या देगा भाई? एनर्जी देगा। सनलाइट, और सनलाइट को ट्रैप कौन करेगा? बिल्कुल, क्लोरोफिल। सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये इक्वेशन है किस चीज का? फोटोसिंथेसिस का। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो यहां तक, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद यहां तक समझ लेने के बाद हम यह जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो रॉ मटेरियल्स हैं, यानी कि CO2 और H2O, वो कैसे ऑब्टेन होते हैं, प्लांट्स कैसे प्राप्त करते हैं CO2 को और H2O को। चलिए देखते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने इसे इरेज कर दिया है। और चलिए अब देखते हैं रॉ मटेरियल्स। टॉपिक का नाम अब क्या है? रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स आवश्यक होते हैं उनके बारे में जानने वाले हैं। तो जो सबसे मेन रॉ मटेरियल है वो कौन सा है? बताना आप। बिल्कुल, CO2। सबसे पहला कौन सा है भाई? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ध्यान से देखें फोटोसिंथेसिस वाले इक्वेशन को, तो CO2 से क्या बन रहा है? उधर ग्लूकोज बन रहा है। तो ग्लूकोज में ऐसा कौन सा एटम है जो कि CO2 के पास नहीं है? या यूं कह ले, ग्लूकोज के अंदर कौन सा वो एलिमेंट है जो यहां नहीं है? बिल्कुल, यहां कार्बन है, ऑक्सीजन है। और ग्लूकोज में क्या है? C6H12O6। वहां पर हाइड्रोजन आ जा रहा है। तो ग्लूकोज बनाने के लिए एक्चुअली CO2 का क्या होता है? रिडक्शन होता है, यानी कि CO2 को रिड्यूस किया जाता है। आपको तो पता है कि हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन कहलाता है। तो CO2 के रिडक्शन से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है।
कैसे बनता है आगे जानेंगे। CO2 जो है वो क्या है? मेन रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए जो सबसे प्रमुख रॉ मटेरियल है वो कौन है? CO2। CO2 को प्लांट्स कहां से ऑब्टेन करते हैं? बताना। प्लांट्स के पास गैसियस एक्सचेंज के लिए नॉस्ट्रल्स होते हैं क्या? नाक है प्लांट्स के पास? मैंने तो नहीं देखा। बिल्कुल आपने सही कहा, प्लांट्स के पास स्टोमाटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमाटा। ऑब्टेन्ड थ्रू स्टोमाटा, ऑब्टेन्ड थ्रू स्टोमाटा। स्टोमाटा के थ्रू प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं CO2 को। स्टोमाटा कहां होते हैं भाई? किसी भी लीफ का जो निचला हिस्सा होता है, मान लो कि मैं प्लांट हूं और ये मेरा लीफ है, लीफ का जो ये निचला हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, बिल्कुल इसी हिस्से पर स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं। ऊपर क्यों नहीं होते हैं? सोचकर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगा। अगर आपको इस चीज का आंसर पता है कि स्टोमाटा ऊपर वाले सरफेस पे क्यों नहीं होता है, निचले सरफेस पे क्यों होता है, अगर पता है कमेंट्स में बताना, ठीक है। चलिए, ये जो स्टोमाटा है ये हमेशा ओपन नहीं रहता है, कभी ओपन होता है, कभी क्लोज हो जाता है। ये कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सब यहां देखने वाले हैं। चलिए, स्टोमाटा जो है वो दो सेल्स के मिलने से बना हुआ होता है और ये दोनों सेल्स कहलाते हैं गार्ड सेल्स। क्या कहलाते हैं? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का जो शेप है वो किडनी शेप कह सकते हो या फिर बीन शेपेड कह सकते हो। यहां पर आप देख रहे हो एक गार्ड सेल है और ये दूसरा गार्ड सेल है, और इस दोनों के मिलने से जो बीच का ये पोर दिख रहा है आपको, ये स्टोमेटल पोर है। इसी ओपनिंग के थ्रू प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टोमाटा प्रेजेंट होते हैं लीफ के निचले सरफेस पर। चलो मैं यहां पर एक टॉपिक आपको बता दूं, स्टोमाटा कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम डाल लेना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। यहां हम जानेंगे कि स्टोमाटा कैसे ओपन होते हैं और कैसे क्लोज होते हैं। आई होप आपने टॉपिक का नाम लिख लिया होगा। चलो, स्टोमाटा को अगर सिंपली ड्रॉ करें, देखो जो गार्ड सेल्स होते हैं ना, कभी वो स्वेल कर जाते हैं, कभी वो श्रिंक्ड हो जाते हैं। अगर उनके अंदर पानी चला गया बहुत सारा, अगर वाटर बहुत ज्यादा अंदर चला गया तो वो स्वेल कर जाते हैं। हम कहते हैं कि सेल्स टर्जिड हो गए, और टर्जिड होने पर वो अपने शेप में आ जाते हैं। अपने शेप में आने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल आपने बैलून परचेज किया, अभी आपने उसमें हवा फिल नहीं किया है। बैलून बहुत सारे शेप्स के आते हैं ना, हार्ट शेप वाले बैलून्स आते हैं, अलग अलग शेप वाले आते हैं। तो जब आप मार्केट से बैलून को परचेज करते हो तो क्या वो अपने एक्चुअल शेप में होते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब आप उनमें एयर को फिल कर देते हो तो बैलून्स अपने शेप में आ जाते हैं। ठीक ऐसे ही जो गार्ड सेल्स होते हैं उनके अंदर जब वाटर ज्यादा भर जाता है तो वो अपने शेप में आ जाते हैं। मान लो कि कोई एक गार्ड सेल है, इसके अंदर भी वाटर ज्यादा नहीं है, तो ये श्रिंक किया हुआ है, ये श्रंकन है अभी। तो देखो दोनों गार्ड सेल मिलकर कुछ यूं दिखते हैं। ओपनिंग यहां पर खुला हुआ है क्या? स्टोमेटल पोर? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कैसा पोजीशन है भाई? ये क्लोज्ड पोजीशन है। और जब प्लांट्स को गैसियस एक्सचेंज करना होगा तो गार्ड सेल्स के आसपास जो सेल्स होते हैं उन सेल्स से, ध्यान देना, गार्ड सेल्स के आसपास जो सेल्स होते हैं उन्हें हम कंपेनियन सेल्स कहते हैं। और उन सेल्स से वाटर को काफी तेजी से प्लांट क्या करता है? गार्ड सेल्स के अंदर भेज देता है। वाटर कैसे अंदर जाता है आगे बहुत डिटेल में जानोगे हायर क्लासेस में। यहां मैं थोड़ा सा बता दूं, जब गार्ड सेल्स को टर्जिड बनाना होता है, यानी कि इनमें वाटर को भेजना होता है, तो प्लांट्स पहले क्या करते हैं? इनके अंदर आसपास के सेल्स से आयंस को भेजते हैं। जैसे कि पोटेशियम आयन का एग्जांपल ले लो, पोटेशियम आयन बहुत सारा इसके अंदर चला गया। जैसे ही इसके अंदर आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आसपास का जो वाटर है वो खुद ब खुद ऑस्मोसिस करता हुआ क्या हो जाएगा? सेल्स के अंदर जाना शुरू कर देगा। और जब सेल्स के अंदर वाटर जाना शुरू कर देगा तो ऑब्वियसली सेल्स स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे। तो क्या होगा भाई? यहां पर जो गार्ड सेल्स हैं वो अपने शेप में आ गए। ये देखो,
गार्ड सेल्स जो हैं वो अपने शेप में आ गए। अब ये किडनी शेप या फिर बीन शेप आप कह सकते हो। जब गार्ड सेल्स अपने शेप में आ गया तो ऑब्वियसली बीच में एक ओपनिंग बन जाएगा जिसे कि हम स्टोमेटल पोर कहते हैं। तो ये कौन सा पोजीशन है भाई? ये ओपन पोजीशन है इसका। पहला वाला पोजीशन है क्लोज्ड और दूसरा वाला कौन सा है? ओपन। तो इस तरीके से स्टोमेटल पोर ओपन होता है। अगर मान लो इसे फिर से क्लोज होना होगा तो क्या होगा? बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। जैसे कि खुला था उसका उल्टा होगा। क्या होगा? जो आयंस एक्टिवली डाले गए थे गार्ड सेल्स के अंदर उन्हें वापस भेज दिया जाएगा आसपास के सेल्स में, और जैसे ही आयंस बाहर वाले सेल्स में ज्यादा होंगे तो वाटर खुद ब खुद मूव कर जाएगा आसपास के सेल्स की तरफ। तो फिर से गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे? श्रिंक कर जाएंगे। श्रिंक किए हुए गार्ड सेल्स को हम फ्लैसिड गार्ड सेल्स कहते हैं। फ्लैसिड का मतलब होता है जो कि स्वेल किया हुआ ना हो, जो कि श्रिंक किया हुआ हो। और जो ओपेंड होंगे वो कैसे होंगे? टर्जिड होंगे। टर्जिड क्यों होंगे? ड्यू टू द ट्रिगर प्रेशर ऑफ वाटर। वाटर फिल करके स्वेल करा देता है इनको और ये अपने शेप में आ जाते हैं। आई होप आपको स्टोमेटल पोर की ओपनिंग और क्लोजिंग की मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए, CO2 को तो आपने समझ लिया कि CO2 को प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं एटमॉस्फेयर से। किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू। CO2 के बाद जो दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो कौन सा है भाई? बिल्कुल सही कहा आपने। क्या है? वाटर, H2O। अगर हम H2O के रोल की बात करें, H2O करता क्या है, तो इसका दो रोल है। ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइडर है, और ये हाइड्रोजन्स को भी प्रोवाइड करता है। हाइड्रोजन आयंस को प्रोवाइड करता है। एक्चुअली कैसे प्रोवाइड करता है? फोटोसिंथेसिस के जब आगे हम स्टेप्स को देखेंगे, यहां पर एक स्टेप आता है वाटर को तोड़ने का, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से ही किसको ऑब्टेन किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को और हाइड्रोजन को। आप बोलोगे ये सब करने की क्या आवश्यकता? क्योंकि आगे हमें बनाना है ATP और क्या बनाना है? NADPH। आप बोलोगे ये सब क्या होगा? जब हम फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को देखेंगे तो आप इन दोनों चीज के रूल्स को समझ पाओगे कि ये क्यों बनाए जाते हैं। आपको अभी तो पता चल रहा होगा कि ATP एनर्जी करेंसी है, एनर्जी के लिए इसे बनाया जाता है। और मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, ATP बनाने में यहां पर किसका रोल होता है? इलेक्ट्रॉन्स का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होती है उनका यूज किया जाता है। और जो हाइड्रोजन है ना, इसका यूज होता है NADP के ऊपर इस H को अटैच करने में, यानी कि NADPH बनाने में। हाइड्रोजन आयंस वगैरह और ये जो कुछ भी है यहां पर, इन सब का यूज आगे आप और डिटेल में जानोगे। अभी मैं आपको इतना सा बता दूं कि जो वाटर है यहां पर वो प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन या फिर H+ आयन। वाटर को प्लांट्स कहां से ऑब्टेन करते हैं? बारिश होती है पत्तों के ऊपर और स्टोमाटा से पानी अंदर चला जाता है। ऐसा होता है क्या? नहीं। बारिश का पानी या फिर कोई भी पानी जो धरती के अंदर मौजूद है उसे प्लांट्स अपने रूट से ऑब्टेन करते हैं। और आप बताना कौन से टिश्यूज हेल्प करते हैं वाटर के अपवर्ड कंडक्शन में? बिल्कुल सही कहा आपने, जाइलम। जाइलम का रोल होता है, आपने क्लास 9th में जब प्लांट टिश्यूज को पढ़ा था वहां पर आपने वास्कुलर टिश्यूज में जाइलम और फ्लोएम के बारे में पढ़ा था। तो जाइलम जो है उनका रोल होता है, जाइलम टिश्यूज का रोल होता है किस चीज में? वाटर के कंडक्शन। चलिए, वाटर और CO2 के बारे में तो आपने जान लिया। अब जो यहां पर हेल्पिंग थिंग्स हैं, जैसे कि कौन कौन सी चीजें भाई? सनलाइट। अगर मैं बात करूं कि सनलाइट का क्या रोल होता है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल तो असल में सनलाइट का ही है। आपको पता है इस धरती पर, इस अर्थ पर जो भी लिविंग फॉर्म्स हैं, जो भी लाइफ है, वो एनर्जी को अगर किसी भी फॉर्म में यूज कर रही है तो एक्चुअली वो सनलाइट की ही एनर्जी किसी ना किसी फॉर्म में हम लोग यूज कर रहे हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि इनडायरेक्टली ये सोलर एनर्जी ही है जिसके थ्रू मैं बोल पा रहा हूं। कैसे? सोलर एनर्जी जो सनलाइट से मिलती है उसे ही प्लांट्स ने ट्रैप किया और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जो केमिकल एनर्जी कहां है? फूड के मॉलिक्यूल्स के अंदर है। और उसे फूड को मैंने खाया और फिर हमारे बॉडी में सेल्स के अंदर वो एनर्जी रिलीज हुई। तो एक्चुअली कौन सी एनर्जी? वही सनलाइट से आने वाली एनर्जी है। तो इस अर्थ पर लाइफ पॉसिबल ही नहीं होता अगर सनलाइट ना होता तो। और सनलाइट को ट्रैप करने का काम यहां पर कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। आप आगे की क्लासेस में जानोगे क्लोरोफिल के अलावा
और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट मतलब कलर्ड मॉलिक्यूल। और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, बहुत सारे होते हैं। ये सब भी फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। कुछ तो क्लोरोफिल को बर्बाद होने से बचाते हैं। अगर ज्यादा सनलाइट इसके पास आ गया तो फिर क्या होगा भाई, ये खराब हो जाएगा। और कुछ ऐसे होते हैं जो कि आसपास के सनलाइट को ट्रैप करके एंटीना वाला काम करते हैं, एंटीना की तरह ट्रैप करते हैं और वापस इसके पास लाते हैं। जैसे कि आपके छत पर जो एंटीना है टीवी सिग्नल्स को कैच करने वाला, वो क्या करता है, आसपास के सिग्नल्स को कैच करता है और किसी एक पॉइंट पर फोकस करता है। ठीक ऐसे ही और भी बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं जो कि फाइनली सनलाइट को कहां पर भेजते हैं, क्लोरोफिल के पास। तो आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में रोल किसका किसका होता है, सनलाइट का, क्लोरोफिल का, और जो रॉ मटेरियल्स है वो कौन सा है, CO2 एंड H2O। अब हम जानेंगे बहुत ही ब्रीफ में कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये होता कहां है। बिल्कुल प्लांट्स में ही होता है, और प्लांट के जो ग्रीन लीव्स हैं वहां होता है। ग्रीन लीव्स के अंदर कुछ खास कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, जिन्हें कि हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, क्लास 9th में जो आपने सेल वाला चैप्टर पढ़ा, वहां पर सेल ऑर्गेनल्स के अंदर आपने प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा। और प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट की आपने क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को देखा हुआ है पहले, मैं यहां पर बहुत ही शॉर्ट में ड्रॉ कर रहा हूं। देखो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो यूं तो बहुत सारे अलग अलग शेप्स का होता है, बट यूजुअली उसे ओवल ड्रॉ करते हैं। और ये 2 मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर बहुत सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें कि हम थाइलाक्वाइड्स कहते हैं। तो ये क्या है भाई, अगर एक की बात करूं तो ये क्या है, थाइलाक्वाइड है, थाइलाक्वाइड। और बहुत सारे थैलाक्वाइड्स के ग्रुप को हम कहते हैं ग्रैना। क्या कहते हैं, अगर थैलाक्वाइड्स के ग्रुप की बात करें तो ग्रुप को हम कह देते हैं ग्रैना, GRANA, ग्रैना। एक्चुअली ग्रैना का सिंगुलर है ग्रैनम। अगर बहुत सारे ग्रुप्स होंगे तो हम क्या कहेंगे, ग्रैना। ठीक है। और यहां पर जो फ्लूइड भरा हुआ होता है वो फ्लूइड कहलाता है स्ट्रोमा। क्या कहलाता है, स्ट्रोमा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को जब मैं मैकेनिज्म को आपको बताऊंगा आगे, तो उसका एक हिस्सा थैलाक्वाइड में होगा और दूसरा हिस्सा इस स्ट्रोमा में, इस लिक्विड में होगा। यहां कुछ और चीजें भी होती हैं, जैसे कि राइबोसोम्स होते हैं, इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, DNA होता है, बहुत कुछ होता है। बट यहां फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हम फोकस करेंगे थैलाक्वाइड के ऊपर और स्ट्रोमा के ऊपर। तो ये था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि क्लोरोप्लास्ट। तो अब तक हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में ब्रीफ में बहुत सारी चीजों को जान लिया। कौन कौन सी चीजें, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, केमिकल रिएक्शन कैसा होता है इसका, रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं, सनलाइट और क्लोरोफिल का रोल क्या होता है, और ये होता कहां है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किन चीजों के बारे में, फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के बारे में। तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहने वाला है, बिकॉज उस एक वीडियो में मैं फोटोसिंथेसिस के पूरे मैकेनिज्म को आपको बताऊंगा। देखना नेक्स्ट वीडियो को। अगर इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन हो, कोई टॉपिक ऐसा हो जो समझ में ना आया हो, तो बिल्कुल कमेंट्स के थ्रू पूछना और जरूर बताना कमेंट्स में कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। थैंक यू।